टीम, इस सेशन में हम देखने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज। लास्ट सेशन में हमने बॉडी टैग देखा था, जिसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं वो देखा था। इस बार हम देखने वाले हैं कि वेब पेज के अंदर बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। ठीक है, मतलब कंसेप्ट वही है, हम देख रहे हैं बॉडी टैग जो हमने लास्ट सेशन में देखा था। ठीक है, उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स देखे थे। लास्ट टाइम एक ही एट्रीब्यूट देखा था बॉडी का, वो था बीजी कलर, जिससे हम बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। अब क्या है हमारे पास में बैकग्राउंड इमेज, ये खुद एक एट्रीब्यूट है। ओके, लेकिन एक्चुअली बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, बैकग्राउंड इमेज है, उसका नाम है एक्चुअली ओनली बैकग्राउंड, BACKGROUND, बैकग्राउंड, ओनली बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, एक बैकग्राउंड इमेज करके भी है जिससे भी बैकग्राउंड इमेज लगाया जा सकता है, लेकिन वो जो बैकग्राउंड इमेज है वो CSS के अंदर आता है। ठीक है, और हम जो देख रहे हैं वो HTML है, तो HTML के अंदर ओनली बैकग्राउंड ये वर्ड से एट्रीब्यूट था। यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है। एनीवे, तो मुझे यूज करना है बैकग्राउंड का। ठीक है, सिंपल है। इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेब पेज के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर हम बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। तो एक काम करता हूँ, कल हमने एक फोल्डर बना था, ये वाला लास्ट सेशन में है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या था, एक इंडेक्स नाम का फाइल था, बराबर। ठीक है, मैंने आपको यही चीज बोली है कि जब भी आप कोई कोडिंग की, मतलब किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो, तो हमेशा एक फोल्डर बनाना चाहिए और उसके अंदर ही सारी चीजें मेंटेन करनी चाहिए। डन। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, अभी एक मुझे नया प्रोग्राम बनाना है जिससे मैं बैकग्राउंड इमेज सेट कर पाऊँ। ठीक है, ओके, सो मैं इसके अंदर ही सब क्रिएट करूँगा। तो एक काम करते हैं, मैं मेरा नॉर्मली नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा नोटपैड फाइल है और इसके अंदर मैं कोड लिखना शुरू करता हूँ। मुझे करना ये है कि मुझे बैकग्राउंड इमेज चाहिए मेरे वेब पेज के अंदर। अब वेब पेज के अंदर बैकग्राउंड इमेज चाहिए, इसका मतलब पहला पार्ट तो ये है, आपके पास में वेब पेज तो होना चाहिए, तब जाके बैकग्राउंड इमेज आएगी। तो लास्ट सेशन में मैंने वेब पेज कैसे बनाते हैं वो बताया था, तो चलिए वेब पेज बना लेते हैं। आप लोगों को अगर याद होगा तो हमने स्टार्ट किया था HTML से, मतलब क्या क्या देखो, ओनली एक नोटपैड का फाइल मैंने ओपन कर लिया, उसके अंदर पहला टैग लिखा है HTML। मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई टैग ओपन करते हो तो उसको याद से क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, ओपन किया, उसके बाद में उसका दूसरा टैग जो है वो है हेड। हेड से हम हेडर पार्ट मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हेड का भी ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। क्लोजिंग जो है हमेशा स्लैश से इंडिकेट किया जाता है। हेड के अंदर हमेशा याद रखना कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा टैग होता है जिसका नाम होता है टाइटल। ये दिखने के लिए बहुत आम दिखता है लेकिन बहुत खास है। ठीक है, तो ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू, कोई भी मैसेज आप डाल सकते हो, वेलकम टू वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया। ये लास्ट सेशन में हो चुका है अपना। ओके, और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टैग होता है जिसका नाम है बॉडी। सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पेज के कंटेंट जो है वो कौन मैनेज करेगा, बॉडी नाम का टैग मैनेज करेगा। तो मैंने उसको भी ओपन किया और उसको भी क्लोज कर दिया। ठीक है, हमेशा जब प्रोग्राम लिखते हो तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए। अभी नोटपैड में है इसलिए 1 बाय 1 लिखा, जब हम IDE इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो पाइचार्म हो, विजुअल स्टूडियो कोड हो, तो उसका पैटर्न होता है। ठीक है, कोड लिखने का वो आएगा अभी आगे चल के। एनीवे, अब मुझे करना क्या है, हमें स्टडी करना है आज बैकग्राउंड। ओके, अब बैकग्राउंड इमेज लगा के देखना है, तो जाहिर सी बात है कौन सा एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करेंगे, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। तो मैंने कल ये बताया था आप लोगों को कि एक सिंटैक्स होता है, उस सिंटैक्स को ही हमेशा फॉलो करना है जब भी आपको एट्रीब्यूट की जरूरत गिरे। सिंटैक्स ये है आपका बॉडी और फिर एट्रीब्यूट का नाम, जो भी आपका एट्रीब्यूट का नाम हो और जो भी आपको वैल्यू देनी है वो वैल्यू, ये वैल्यू कुछ भी रह सकती है। ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल सिंटैक्स है। अब इसका ही अगर मैं एग्जांपल करूं, तो मुझे अगर मेरे पेज को बैकग्राउंड कलर देना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, बॉडी बैकग्राउंड एंड देन जो भी आपको इमेज लगानी है उस इमेज का नाम, बराबर। एक काम कर लेते हैं, पहले तो इसका मतलब क्या, इमेज तो लगेगी ना, इमेज पहले कहीं से भी डाउनलोड करके रख लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इंटरनेट पे से इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, उसके बाद में मैं सर्च करता हूँ, 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 मैं
एक इमेज ले लेते हैं, कोई भी एक इमेज लेंगे अपन। चलिए मैं एक वॉलपेपर ले लेता हूँ, ठीक है। वॉलपेपर, बैकग्राउंड, इमेजेस में जाते हैं। यहाँ पे आपको जो भी सही लगे वो आप ले सकते हो। चलिए ये वाली इमेज अच्छी लग रही है मुझे, तो यही वाली इमेज लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ होती है, कई सारे लोगों को गूगल पे से इमेज डाउनलोड करते वक्त बड़ी प्रॉब्लम होती है, फुल स्क्रीन डाउनलोड नहीं होती। मतलब क्या है कि अभी आप इसको डायरेक्टली सेव करने की कोशिश करोगे ना, ये शॉर्ट में छोटा सेव होता है, ठीक है। बेस्ट तरीका ये होता है, अगर आपको हाई क्वालिटी इमेज चाहिए तो आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना, वहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करके होता है, जो उसका ओरिजिनल पाथ जो है वो उसका मतलब ये फोटो ओरिजिनली जो साइज में होगी वो वहाँ पे सेव है, उस पाथ को कॉपी करना और उधर ब्रैकेट में आके बाजू में पेस्ट करना, तब आपको ओरिजिनल इमेज मिलेगी, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने डायरेक्टली ऐसा कोई भी अगर सिलेक्ट कर लिया और आप बोलते कि मैं इसको सेव करता हूँ, तो इसको ये जो सेव का होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट स्मॉल वर्जन में सेव होता है, ठीक है। दो वर्जन होते हैं, स्मॉल वर्जन और लार्ज वर्जन। तो अपने को अगर हाई क्वालिटी में चाहिए तो लार्ज वर्जन वाला चाहिए, तो लार्ज वर्जन के लिए आपको उस कॉपी एड्रेस इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब इसको सेव करना, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं अपन। कंट्रोल एस टाइप किया मैंने, हिट किया, और चलिए मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। और एक चीज, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब कुछ भी डाउनलोड करने के बाद में उसका जो बाय डिफॉल्ट नाम है जो जैसा है वैसा ही रख के सेव कर देते हैं। ये बहुत बेकार आदत है, कई सारे स्टूडेंट्स में ऐसे होती है, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट है वही देखिए, उसका नाम क्या है, उसका नाम कुछ तो भी एक ऑटो जनरेटेड कोड है वो, ठीक है। हमेशा आपकी इमेज जो है वो इमेज किस प्रकार की है, वो इमेज का नाम उसको होना चाहिए। मान लीजिए कि वो किसी घर की नाम घर की इमेज है तो होम नाम हो, प्रॉपर नाम होना चाहिए। किसी स्कूल की इमेज है तो स्कूल नाम हो इमेज को, प्राइम मिनिस्टर की इमेज है तो इमेज का नाम प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ऐसा। तो ये सपोज वॉलपेपर है या फिर बैकग्राउंड है, मान लीजिए कि मैं इसको वॉलपेपर नाम देता हूँ, प्रॉपर नाम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, कई बार इंटरनेट से डाउनलोड की हुई इमेजेस जो है उनके नाम बहुत लंबे होते हैं, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि ब्रैकेट होता है, नंबर होता है। ऐसा कहीं पे भी रहे तो हमेशा याद रखना, आपकी इमेज का नाम जो है वो एक वर्ड में होना चाहिए, और उस वर्ड में गैप नहीं होना चाहिए, ये आपने याद रखना। क्योंकि अगर आपने ऐसे गैप वाली या फिर ब्रैकेट वाली इमेजेस इस्तेमाल की ना, आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होगा प्रोजेक्ट के अंदर, वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपर। सो मैंने क्या किया, वॉलपेपर एक सिंपल इजी ऐसा नाम दिया और स्टोर करता हूँ मैं, सेव। सेव करते वक्त भी इमेज का एक रूल याद रखना हमेशा, कि देखो अभी फिलहाल मैंने कहाँ पे स्टोर किया, उसको डेस्कटॉप पे स्टोर किया, ये है मेरा इमेज, ठीक है। सेव करते वक्त भी हमेशा एक रूल याद रखना, जब भी आप इमेजेस के साथ में काम करते हो, वो इमेजेस जहाँ पे आपकी कोडिंग वाली फाइल हो उसके पास में ही होनी चाहिए। कई बार लोगों से गलती होती है, आपका कोडिंग वाला फाइल सी ड्राइव में है और आप इमेज रखते हो डी ड्राइव में या फिर ई ड्राइव में, तो वो ऐसे प्रोजेक्ट जो है ना वो आपकी सिस्टम में ही काम करेंगे, लेकिन जब आप अलग सिस्टम को उसको लेके जाओगे ना तब ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि सामने वाले सिस्टम में सी डी या फिर ई ड्राइव होने भी चाहिए, पाथ में गड़बड़ हो जाती है। तो बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका ये है कि इमेजेस वहीं पे होनी चाहिए जहाँ पे आपका कोडिंग वाला फाइल है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या बोल के रखा कि एक फोल्डर मेंटेन करो, उसके अंदर ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, ये इमेज जो है मैं कॉपी करता हूँ, कट पेस्ट करता हूँ, कट करता हूँ और हमारे फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। इसमें और एक रूल है, रूल ऐसा है, जब भी आप इमेजेस के साथ में काम करो, इमेज हमेशा अलग फोल्डर में मेंटेन होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि तुम एक इमेज का इस्तेमाल करोगे वेबसाइट बनाते हो, कई सारी इमेजेस लगती है वेबसाइट बनाते हो, तो यहाँ पे कचरा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी सब। तो हमेशा आपने एक रूल याद रखना कि चाहे वो इमेज हो, चाहे वो CSS फाइल हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट की फाइल हो, मतलब किसी भी अलग प्रकार की अगर फाइल हो गई है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो हमेशा किसी फोल्डर के अंदर ही मेंटेन होनी चाहिए। दीज आर सम बेसिक रूल्स ऑफ डेवलपमेंट, तो ये आपको आने चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए, ये किसी के बताने की जरूरत ना हो आपको, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या करना चाहूँ, मैंने क्या करना चाहिए, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, और हमेशा जब भी आगे आगे चल के मुझे अगर कभी इमेज की जरूरत गिरी तो मैं इसी फोल्डर के अंदर वो इमेज डालूंगा, ठीक। चलिए मैं इसको नाम देता हूँ इमेजेस, ओके। और ये वाली इमेज जो है ये मैं कट करता हूँ यहाँ से और कहाँ डालता हूँ मैं, मेरे फोल्डर के अंदर।
ठीक है, चलिए मतलब क्या हुआ अभी, ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये वाला, सॉरी ये नहीं है दूसरा, ये जो कोड लिख रहा हूँ ये स्टोर करना पड़ेगा अभी कहीं तो भी। ये भी कहाँ सेव करेंगे हम, हमारे HTML वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेगा पहले, Ctrl+S। कहाँ सेव करना है, यहीं पे देखो पाथ क्या है मेरा, HTML प्रोग्राम। आपको जिस नाम से स्टोर करना है आप उस नाम से स्टोर कर सकते हो। पेज को नाम देते वक्त हमेशा याद रखना कि पेज के नाम में कभी भी गैप नहीं होनी चाहिए। ओके, एक समान नाम होना चाहिए, वो स्पेशल सिंबल्स नहीं होने चाहिए। चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए कि मुझे ये बैकग्राउंड इमेज वाला है प्रोग्राम मेरा, ठीक है, तो मैं ऐसा एक काम करता हूँ, मैं नाम देता हूँ वेब पेज अंडरस्कोर, मतलब नीचे से ज्वाइन किया मैंने उसको, बैकग्राउंड। ठीक है, मतलब मुझे समझेगा कि वेब पेज जो है वो बैकग्राउंड इमेज वाला है, दैट्स इट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज .html, इस चीज को मत भूलना आपने, और सेव कर देना, हो गया। सेव करते बराबर क्या हुआ होगा देखिए यहाँ पे, है ना, हमारा वेब पेज बना हुआ है। लेकिन अभी अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये ब्लैंक मिलेगा आपको, देखो ब्लैंक, कुछ भी नहीं है। हमारा एम ये है कि इसको बैकग्राउंड इमेज लगानी है। ये करने के लिए हम वापस जाएंगे अभी हमारे कोडिंग के अंदर, और हमने ये सीखा कि बैकग्राउंड इमेज अगर लगानी है तो कौन सा एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड नाम का। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बैकग्राउंड, BACKGROUND, बैकग्राउंड इक्वल टू, और डबल कोट्स में उसका पाथ देना पड़ता है जो इमेज आपको लगानी है वो। अब दिक्कत ये है कि आपकी इमेज कहाँ है, देखो आप सी, ये कोड आप इस फाइल में लिख रहे हो, और इस फाइल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको जो इमेज चाहिए वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मौजूद है, बराबर। तो आपका पाथ क्या होगा, पहले आपको पहले फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा, इमेजेस स्लैश, और फिर उस इमेज का नाम। ठीक है, अच्छा मैंने डायरेक्टली इमेज का नाम लिखा हुआ होता तो यहाँ पे क्या होता था, ये डायरेक्टली अगर मैंने यहाँ पे इमेज का नाम अगर लिख दिया होता तो सिस्टम उसको बाय डिफॉल्ट ऐसा बाहर सर्च करती। ठीक है, अगर इमेज बाहर प्रेजेंट होगी तो सेट हो जाएगा वो प्रॉपर, अगर नहीं होगी तो फिर वो एरर देगा, एरर नहीं देगा मतलब दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि मेरी इमेज कहाँ पे है, फोल्डर के अंदर है, तो इसलिए हमेशा फोल्डर का नाम स्लैश उस इमेज का नाम। अच्छा क्या नाम रखा अपन ने उस इमेज का, वॉलपेपर। हमेशा इमेज का नाम देते वक्त उसका एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए। इमेजेस के 3 इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन होते हैं, JPG, PNG और BMP। ठीक है, ये फेमस एक्सटेंशन है, वैसे भी हजारों एक्सटेंशन है। ठीक है, एनीवे हम हमारा एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाइए, इमेज पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ पे एक्सटेंशन लिख के आएगा, देखिए क्या है वो, JPG है, मतलब ये .jpg फाइल है। सो हमें क्या करना पड़ेगा हमारे कोड के अंदर, यहाँ पे आके .jpg सेव किया, दैट्स इट। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे ये मेरा वेब पेज है। ठीक है, और इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ओपन करके देखते हैं। देखो इस बार ये बैकग्राउंड इमेज आया हुआ है, देखो ये वेब पेज है और ये अपना बैकग्राउंड इमेज दिख रहा है। ठीक है, अब बात ऐसी है कि बैकग्राउंड इमेज में बाय डिफॉल्ट वो इमेज एकदम फुल स्क्रीन था, उसका रेजोल्यूशन बहुत बड़ा था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इमेज हमने दिखी हुई है उसमें से आधा ही पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा होगा क्यों, क्योंकि नॉर्मली जो स्क्रीन होती है ना वो 1024 डायमेंशन में होती है। ओके, और आपकी इमेज जो है वो इससे बड़ी डायमेंशन में, इसलिए जितना स्क्रीन के ऊपर एरिया है उतना ही दिखा, बाकी का आपको नहीं दिख रहा है। हम चाहे तो इमेज को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्पैक्ट करने के लिए या फिर फुल स्क्रीन दिखाने के लिए हमको CSS का यूज करना पड़ेगा, तब जाके हम ये करेंगे। ठीक, लेकिन अभी फिलहाल हमने CSS देखा ही नहीं है, इसलिए मैं कोड कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोगों को। ठीक है, फिलहाल मैं यही पे स्टॉप होता हूँ, मतलब मेन पर्पज क्या है कि मुझे बैकग्राउंड इमेज लाना था, मैंने ला लिया है। अच्छा और एक ऑप्शन है आपके पास में, आपने अगर इमेज को छोटा कर दिया तो ये चीज हो सकती है। अब इमेज को छोटा कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं, देखिए शॉर्टकट बताता हूँ। इमेजेस में जाइए, आपकी ये इमेज बहुत बड़ी है ऐसा ही ना, इसलिए पूरा पूरा फुल स्क्रीन आ नहीं रहा है। तो आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ, देखो क्यों ये फुल स्क्रीन आ नहीं रहा वो देखिए, जब मैं माउस मूव कर रहा हूँ उसका डायमेंशन देखिए,
1680 बाय 1050, ये बहुत बड़ा डायमेंशन है, मतलब इमेज बहुत बड़ी है, स्क्रीन के डबल है मेरे, इसलिए वो आ नहीं रही। तो इमेज को छोटा कर सकते हैं। इमेज को क्रॉप करने का शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, जस्ट उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ पेंट कीजिए। पेंट हम लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने बचपन में किया होगा, MS CIT वगैरह करते था, पेंट कीजिए, दैट्स इट। आया पेंट में ओपन हुआ, देखो एक्चुअली इमेज में ये पुल वगैरह भी है, लेकिन मेरी जो बैकग्राउंड इमेज है उसमें पुल तो दिख ही नहीं रहा, सिर्फ आसमान दिख रहा है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि इसका साइज कम करें। इसका साइज कम करने का शॉर्टकट तरीका ये है, इसमें रिसाइज करके होता है। यहाँ पे रिसाइज करके ऑप्शन है, देखो ये वाला, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना, एक डायलॉग बॉक्स आएगा कुछ इस प्रकार से। कैसे रिसर्च करना है आपको, आप डिसाइड कीजिए। मुझे पिक्सल के बेस पे रिसर्च करना है, मतलब कम ज्यादा करना है पिक्सल, ठीक है। अगर मैंने पिक्सल पे क्लिक किया ना, तो देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कितना है, 1680 हॉरिजॉन्टल पिक्सल है, वर्टिकल पिक्सल कितना है ऐसा। आप चाहे तो इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरा स्क्रीन छोटा है, तो मैं 1024 करता हूँ। तो 1024 अगर किया तो ऑटोमेटिक सिस्टम ने वर्टिकल फोटो भी मैनेज कर लिया है, ठीक है, दैट्स इट। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, देखो फोटो छोटा हो गया। और इसको बस जगह पे सेव कर दो आप, फोटो फाइल एंड सेव, दैट्स इट, क्लोज कर दीजिए आप। अब एक बार चेक करते हैं, देखिए चेक करने के लिए हमारा वेब पेज तो ओपन ही है, ये मेरा प्रीवियस आउटपुट है, ठीक है। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, रीलोड करता हूँ। अब देखिए क्या हुआ है कि इमेज जो है वो छोटी हो गई है, लेकिन एक्चुअली मेरा स्क्रीन जो है हॉरिजॉन्टल ज्यादा है, ठीक है। तो उसने हॉरिजॉन्टल जितना फिलअप होता है उतना भर दिया, लेकिन इसके बाद में कुछ नहीं था, तो उसने फिर से उसी इमेज को रिपीट कर दिया। इमेज रिपीट हो रही है उतने एरिया में, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जब हम बैकग्राउंड इमेजेस लगाते हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग CSS, ठीक। सो यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। मतलब मेन पर्पज क्या है कि अपन ने बैकग्राउंड इमेज लगाया हुआ, ठीक। एनी अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये है अपना बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब यहाँ से आगे बैकग्राउंड इमेज मैंने लगाया, अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। वेब पेजेस बनाते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आता है, वो होता है हेडिंग का। हर वेबसाइट में हेडिंग्स होते हैं, बराबर। अभी मुझे जो जानकारी देना है आपको, वो हेडिंग के बारे में, ठीक है। हर वेबसाइट में हेडिंग होते हैं ना, और हेडिंग कम ज्यादा दिखते हैं आपको। तो अगर आपको रन टाइम हेडिंग क्रिएट करना है, तो आपको कुछ टैग्स पता होना चाहिए। उन टैग के नाम है H1 टैग, और ऐसे टैग कई सारे हैं, ओके। H1 to H6 ऐसे टैग होते हैं, ठीक है। इन टैग्स का हमें सही समय पे इस्तेमाल करते आना चाहिए। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, इजी है, ठीक है। एक काम करता हूँ अभी, ये मेरा जो कोड मैंने लिखा ना बैकग्राउंड वाला, ये अभी मैं इस बैकग्राउंड को निकाल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ एकदम मुझे क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए, बैकग्राउंड की वजह से दिखेगा नहीं प्रॉपर, इसलिए मैं इसे फिलहाल जो है बैकग्राउंड निकाल देता हूँ। सेव किए, देखो सेव करने के बाद अब अगर मैं इसको रन करूंगा, राइट क्लिक रीलोड करूंगा, तो बैकग्राउंड चला गया, क्योंकि आपने कोड निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, हेडिंग चाहिए मुझे। मुझे हेडिंग कितने प्रकार के है, क्या है, ये सब देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ओके। तो सबसे पहला टैग जो होता है, मैंने आपको जो बताया, वो है H1 टैग। H1 टैग से बहुत बड़ा हेडिंग क्रिएट होता है। H2 टैग है उसके अंदर, उससे छोटा हेडिंग बनता है। H3 से और छोटा हेडिंग बनता है, ठीक है। तो देखिए H1 टैग है, अब आपको तो बताया है कि हर टैग का अगर ओपनिंग है तो हर टैग का क्लोजिंग भी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, H1 टैग लेता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, मान लीजिए ये आपका कोड है, इस कोड में आपको बोला गया है आप वेलकम टू लक्ष्य IT सोल्यूशन ऐसा लिखिए, ऐसा छोटा सा एक वर्ड बताइए। तो हम बॉडी में लिखते हैं, अभी देखो वेलकम टू लक्ष्य ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। और सेव किया, कंट्रोल S दबाया मैंने, ओके। और यहाँ पे अगर मैं रिलोड करूंगा तो आपको देखो, मैं यहाँ पे आउटपुट विंडो शो कर रहा हूँ आपको, ये आपकी आउटपुट विंडो दिख रहा है आपको। वेलकम टू लक्ष्य वर्ड दिख तो रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा दिख रहा है, बहुत ही बारीक है, और आपको उसको बड़ा करना है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर हमें
हेडिंग का इस्तेमाल करना है तो हमें कौन सा टैग पता होना चाहिए, H1, और H1 जैसे H2, H3, H4, H5, H6 ऐसे प्रेजेंट। ठीक है, करके देखते हैं। मुझे बताइए, अगर मुझे वेलकम टू लक्ष्य को बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा। इसको सिंपल है कि H1 टैग के अंदर ऐड करना पड़ेगा। कैसे, देखिए H1 इसके आगे शुरू किया मैंने और उसके एंड में क्लोज कर दिया, दैट्स इट, हो गया। मतलब क्या हुआ, आपका जो कंटेंट है वो H1 और H1 टैग के अंदर आ गया। तो जैसे ही H1 टैग के अंदर आ गया, उसको सेव करना जरूरी है। ठीक है, Ctrl+S दबाया मैंने, अब चेक करके देखते हैं। देखिए ये आपका आउटपुट विंडो है, राइट क्लिक एंड रिलोड करना जरूरी है। सी द डिफरेंस, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। चलिए, अब यहाँ पे हो सकता है कि ये आउटपुट तो आ गया, ये बाय डिफॉल्ट H1 का साइज है, लेकिन आपको बोला गया कि यार ये वर्ड ना इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, सर इससे थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए दूसरा टैग है H2, उससे साइज थोड़ी कम होती, मतलब उसका छोटा वर्जन है। ओके, मतलब क्या है अपने पास में, जैसा H1 था वैसा ही क्या है, H2 भी है। तो H2 को अगर ओपनिंग है तो H2 को क्लोजिंग भी है, और जो कुछ भी आप इसके अंदर लिखोगे उसका साइज H1 से छोटा होगा। करके देखते हैं। सी, मैं इसको ही कॉपी करता हूं इस बार और नीचे पेस्ट करता हूं, देखो, और यहाँ पे H2 लिखता हूं मैं, H2 सेव किया, Ctrl+S याद से दबाना। ठीक है, और अब हमारा जो ब्राउजर है वहां पे आया, राइट क्लिक किया और रिलोड किया। सी द डिफरेंस, समझ में आया। मतलब क्या है कि वेलकम टू लक्ष्य बहुत बड़ा था H1 टैग से, उससे थोड़ा छोटा किया H2 से। ठीक है, तो एक काम करते अपन सभी वर्जन देख लेते फिर, है ना। अगर H1 H2 का इस्तेमाल किया तो मैं बाकी का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। मतलब अब मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा और उसके सब टैग के हेडिंग मतलब नाम चेंज कर दूंगा। देखो एक सी, ठीक है, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, H3 नीचे H4, H5 एंड H6, तो इधर भी एंडिंग में H3, 4, 5 एंड 6 डन। सेव किया, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखो राइट क्लिक, रिलोड, सीधा वर्जन्स। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको जो जैसा बोला गया है उसकी साइज चाहिए भाई, आपने वो डालना चाहिए वहां पे। क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए, तो ये थे सभी वर्जन, मैंने आपको क्या बताया, H1 और 2 H6 टैग के बारे में बताया हुआ। क्लियर, ठीक। अब यहाँ से आगे एस्टिमेट में टैग ही टैग है, आपको सिर्फ टैग का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एक पहला एट्रीब्यूट देखा हमने, वो है बैकग्राउंड वाला। ठीक है, बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड यूज किया। अब दूसरा हमने टैग देखा H1 to H6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि और एक टैग है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल, ये टैग भी बड़ा काम का है। हॉरिजॉन्टल रूल का मतलब होता है पट्टी। बचपन में सर बोलते थे ना, रूल घेरे, ऐसा नहीं, हमको मारते हो, हाँ ऐसा गोल ऐसा डंडा रहता था खतरनाक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, देखिए चलिए, हॉरिजॉन्टल रूल का मतलब होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हम चाहे तो लाइन खींच सकते हैं। वो लाइन बड़ी काम की है, चलिए दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। ये करने के लिए एक टैग होता है जिसका नाम है HR। टैग है मतलब क्या कि एंगुलर ब्रैकेट से आ जाएंगे HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल। यहाँ पे HR का मीनिंग वैसा अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल रूल। इसकी वजह से क्या कर सकते हैं अपन, एक ऐसी लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए करके दिखा देता हूँ। सी, हम HR टैग कहीं पे भी लिखेंगे ना, वहां पे लाइन आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, वैसे भी हमारे पास में वेलकम टू लक्ष्य IT सॉल्यूशन लिखा हुआ है ही ना। मैं एक काम करता हूँ,
ये वेलकम टू लक्साइटी सॉल्यूशन के ठीक नीचे ना मुझे ऐसी लाइन चाहिए, और वो लाइन पूरे स्क्रीन भर होनी चाहिए, पूरी स्क्रीन भर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास में, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टैग, एचआर टैग। चलो यूज करके दिखा देता हूँ। सिंपल है, कोडिंग में जाएंगे, बस यहाँ पे किसके नीचे चाहिए, H1 के नीचे चाहिए, ऐसे ही बोला ना मैंने। तो एक काम करता हूँ, यहीं पे मैं टाइप करता हूँ HR, ठीक है। अब इसको ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं होता, ठीक है। सेव कर दिया, बस मैंने एक HR लिख दिया, वहां पे हो गया। तो क्या हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल रूल लाइन आ जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पे आए, रीलोड करते हैं, सीधा डिफरेंस है ना, हाई लाइन। चलिए, ये है ओरिजिनल रूल। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसको कलर वलर अगर दिया तो ये और अच्छा लगेगा, इसका अगर साइज थोड़ा कम ज़्यादा किया तो ये और अच्छा लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें करनी, मतलब आप उसके एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको उसके एट्रीब्यूट पता होने चाहिए। चलिए, तो इसके एट्रीब्यूट भी है, वापस आते हैं HR टैग के एट्रीब्यूट्स। अब आप लोगों को तो इतना मालूम ही है कि एट्रीब्यूट्स अगर है तो वो किस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए, इसका पहला एट्रीब्यूट है जिसका नाम है कलर। और देखिए, एचटीएमएल में ना कुछ एट्रीब्यूट्स बार बार घूम फिर के एक ही जगह आते हैं, और हर जगह मतलब हर टैग में वो प्रेजेंट है। जैसे कि ये कलर हर जगह मिलेगा आपको आगे चल के, ठीक है। चलिए, कलर इसका यूज करके देखते हैं। अब आप लोगों को इतना नॉलेज तो आ गया होगा कि भाई एट्रीब्यूट अगर कलर लिखा हुआ है तो ये लिखते कैसे होंगे, बराबर। चलिए, फिर से एक बार सिंटैक्स बता देता हूँ, ठीक। चलिए, सिंटैक्स आपको तो मालूम है, जो आपका मेन टैग है उसका नाम, और फिर आपका जो भी एट्रीब्यूट होगा उसका नाम, और उसकी जो भी वैल्यू होगी वैल्यू। ये तरीका है, बराबर। चलिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये करना है तो मैं कैसा लिखूंगा। इमेजिन कीजिए कि मैंने वो बोला आपको कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए, वो भी ऑरेंज कलर की, ठीक है। ओके, सो HR आप ऐसा लिखोगे, कलर बोलते बराबर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एट्रीब्यूट का नाम है कलर, तो तुम लिखोगे कलर इक्वल टू डबल कोट्स में जो भी आपको कलर देना है, वो मान लीजिए कि मुझे ऑरेंज देना है, मुझे ऑरेंज कलर अच्छा लगता है, ठीक है, तो ऑरेंज दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसा लिखना पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे आए हम कोडिंग में, कहाँ चेंज करना पड़ेगा, तो चलिए HR टैग में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेस बनाया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कलर इक्वल टू, अब देखो कलर का स्पेलिंग ये वाला है टेक्निकली, ठीक है, क्योंकि तुम रियल लाइफ में जो कलर लिखते हो उसका कलर मतलब उसका ये स्पेलिंग जो है वो अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑरेंज। अब कल के नियम के हिसाब से अगर आपको कलर का नाम नहीं पता तो आप कोड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। सेव किया, रन करके देखते हैं। राइट क्लिक, रीलोड, सीधा चेंज। पहले कुछ तो भी ग्रे कलर का लाइन दिख रहा था, अब इस बार ऑरेंज कलर का लाइन दिखा, क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें और एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट कई सारे होते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट है उसके अंदर, वो है साइज, जिसके नाम से ही पता चलता है हम वो जो लाइन खींची गई है उसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी तो एट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये लिखने का भी तरीका ऐसे ही होगा। चलो, काम डायरेक्टली मैं यूज करके दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे आए, अब किसी टैग को मल्टीपल एट्रीब्यूट्स रह सकते हैं, तो ऐसे सिनारियो में आपने उसके ठीक बाजू में ही दूसरा एट्रीब्यूट लिख सकते हैं स्पेस देके, ठीक है। ओके, कलर, उसके बाद में क्या है, साइज। साइज इक्वल टू जो भी आपको साइज देना आप दे सकते हो, मान लीजिए मैंने 5 दिया, सेव किया। अब चेंज देखते हैं, राइट क्लिक, रीलोड, सीधा चेंज। आपको वो लाइन ब्रॉड हो गई ऐसा दिख रहा होगा, समझ में आया। इसका मतलब आप अपनी मर्जी से लाइन की विड्थ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने, मैंने 5 दिया बाय डिफॉल्ट, आपने अगर 50 दिया तो आप, जाहिर सी बात है कि कॉमन सेंस है कि बहुत बड़ी लाइन, मतलब वो एकदम ब्रॉड लाइन आ जाएगी फिर, सही बात है। आपने या फिर 1 या फिर 2 दिया तो एकदम बारीक सी लाइन आ जाएगी। अब ये आपको कैसी लाइन चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके,
नॉर्मली अब ये हॉरिजॉन्टल रूल का यूज़ कहाँ होता है? हॉरिजॉन्टल रूल का यूज़ हर जगह है वेब पेज में बनाते वक्त। जब हम ऐसा हेडिंग बनाते हैं ना, ऊपर यहाँ पे सपोज नाम है और नीचे छोटी सी लाइन रहती है। इवन फुटर जो होता है, फुटर में भी लाइन होती है। देखो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये ये भी इवन क्या है, HR लाइन है, वो HR टैग है वो। ठीक, चलिए मिनिमाइज करता हूँ। क्लियर हुआ है आपको? ठीक, थोड़ा रिवाइज करते हैं अभी अपन। आज हमने क्या देखा? आज हमने बैकग्राउंड नाम का एट्रीब्यूट देखा, ठीक है, जो कि बॉडी से कनेक्टेड था और जिसके वजह से बैकग्राउंड इमेज यूज कर सकते हैं अपन। उसके बाद में हमने हेडिंग करके टैग देखा। हेडिंग में भी 6 अलग अलग प्रकार के टैग है, जैसे कि H1, H2, H3, H4, H5, ओके, और H6। H1 सबसे बड़ा हेडिंग क्रिएट कर सकता है, H2 थोड़ा छोटा, H3 और छोटा, और ऐसे करते करते H6 सबसे छोटा। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल का मीनिंग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये करने के लिए हमने HR टैग देखा। HR टैग से हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो लाइन ग्रे कलर की होती है। आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हो। तो इसलिए उसके दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है कलर, जिसके मदद से आप कलर चेंज कर सकते हो, और दूसरा होता है साइज, जिसकी मदद से आप उसका विड्थ, ब्रॉडनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आज हमने इतनी चीज़ें देखी है। सो टीम, इस प्रकार से हमने ये सेशन कंप्लीट किया है। काफ़ी सारे हमने छोटे छोटे HTML के टैग्स देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, खुद ट्राई करें, और अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में आपके रिप्लाई एक्सपेक्टेड करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।